देखो अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो पढ़ा है परमाणु वो अणु की आधुनिक परिभाषाओं के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। आधुनिक परिभाषा जिसको हम लोग सिंपली कहते हैं उसको पढ़ लिया गया, लेकिन थोड़ी सी इसकी इतिहास की बात करें। सबसे पहले कहां से खोजा गया, किसने परिभाषित किया, कैसे परिभाषित किया, फिर किन नियमों को गलत करने के बाद ये नियम आए जो हम लोगों ने भी पीछे पढ़ा। तो हेडिंग हम लोग की आज फिर से रहेगी परमाणु। लेकिन कोई तुमसे परमाणु पूछेगा तो ये मत बताने लगा जो अब इसमें लिखाया जा रहा है। ये जो पहले में लिखा था किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो नहीं, जो समान रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता, उसे क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। और किसी तत्व का वह छोटा से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता परंतु स्वतंत्र अवस्था में रहता है, क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। ये वाली परिभाषा बताई जाएगी। लेकिन इसने कहा कि परमाणु को सबसे पहले किसने परिभाषित किया। ऐसे पूछा जाए क्वेश्चन कि परमाणु को सबसे पहले किसने परिभाषित किया, बताओ। तब बताओगे कि परमाणु को सबसे पहले परिभाषित करने वाले थे महर्षि कणाद थे। इन्होंने कहा कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है वो अति सूक्ष्म कणों से, अति छोटे छोटे कणों से, अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर क्या है, बना है। ये पूरा ब्रह्मांड का, धरती का भी निर्माण क्या है, बड़ा टुकड़ा ढेला है क्या, नहीं ना। चलो एक छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहे। इधर बैठो ना, जगह खाली पूरा और सब बैठेंगे तो जहां खाली दिखाई देगा उधर नहीं बैठ सकते। एकदम बैठेगा तो पजरे ही जाकर बैठेगा। दोस्त है। चलो देखते हैं भैया, जो धरती बनी है, अभी हम लोग धूल उठाते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कण मिलते हैं एक एक। अब ये नहीं कि एक पहाड़, बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ का टुकड़ा दिख रहा है तो एक ही ढेला, नहीं, वो न जाने कितने छोटे छोटे कणों से वो मिलकर क्या हुआ, बना। उन्हीं अत्यंत छोटे छोटे कणों को ही महर्षि कणाद ने क्या कहा, परम अणु कहा, जिसे आगे चलकर ल्यूक्रिटस और डेमोक्रिटस ने, ल्यूक्रिटस और डेमोक्रिटस ने इस परम अणु का नाम बदलकर क्या कर दिया, परमाणु कर दिया। परिभाषा वही रही। इस परम अणु को जो महर्षि कणाद ने बताया था, इस परम अणु को उन्होंने जोड़ दिया, जोड़ के बता दिया कि दिस इज द परमाणु, यानी एटम्स है। मामला समझ में आया। तो चलो पहले लिखते हैं फिर एक बार समझा रहे हैं। और इसको देखा जाए परिभाषा, हेडिंग वही रहेगी परमाणु, लेकिन ये परिभाषा कब बताएंगे हम लोग। कोई कहेगा सबसे पुरानी परिभाषा बताओ, प्राचीन, सबसे पहले किसने परिभाषित किया था उसे। देखो परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया। परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कणाद ने परिभाषित किया। इनके अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अति छोटे छोटे अथवा अति सूक्ष्म कणों से, अति छोटे छोटे अथवा अति सूक्ष्म कणों से, अति छोटे छोटे अथवा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति छोटे छोटे अथवा अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसे हम परम अणु कहते हैं, जिसे हम परम अणु कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, परम अणु। देखो भैया, परम का मतलब क्या हुआ, अत्यंत ही छोटा,
परमाणु का मतलब, परम मतलब क्या हुआ? अत्यंत ही छोटा। अणु मतलब क्या हुआ? कण। अत्यंत ही छोटा छोटा कण को मिलाकर इन्होंने क्या बना दिया? परम अणु बना दिया। कहा इन्होंने कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम क्या कह देते हैं? परम अणु कह देते हैं। आगे चलकर इस परम अणु को देखो, परम अणु कहते हैं। हो गया। इस परम अणु को, इस परम अणु को, इस परम अणु को ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने, इस परम अणु को ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने, ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने परमाणु कहा। क्या कहा? परमाणु कहा। हाँ, परमाणु का। ल्यूक्रिटस तथा डेमोक्रिटस ने परमाणु का। हो गया। ये परिभाषा किसके अनुसार मिलल? परमाणु। कोई पूछेगा परमाणु शब्द किसने दिया? परमाणु शब्द किसने दिया? तो सबसे पहले परमाणु शब्द नहीं था, ये कहेंगे। ये परमाणु शब्द पहले नहीं था, यह शब्द क्या था? परम अणु था। बाद में चलकर दो वैज्ञानिक हुए, ल्यूक्रिटस और डेमोक्रिटस। इन लोगों ने परम अणु को जोड़कर क्या बना दिया? परमाणु। तो परमाणु शब्द असली देने वाले तो ल्यूक्रिटस डेमोक्रिटस है, लेकिन परम अणु शब्द, परमाणु शब्द आया कहां से? किसने दिया था सबसे पहले? तो देने में महर्षि कड़ा देते। तो परिभाषा रिपीट करते हैं, फिर से सुन लो। ये जो बोर्ड है इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, क्या लगता है कि एक ही टुकड़ा होगा इसमें? केवल एक ही कण है? नहीं, एक तो कण है नहीं। ये न जाने कितने महीन महीन बारीकी कणों से मिलकर लकड़ी के निर्माण हुआ है। अब ये लकड़ी का एक टुकड़ा तो हमको दिखता है कि नहीं, लकड़ी का यहां से यहां तक एक टुकड़ा है मात्र। नहीं, ये लकड़ी का एक टुकड़ा नहीं है, उस पता नहीं उस टुकड़ों में कितने महीन महीन छोटे छोटे कण है। ऐसे नहीं पता चला तो जलाओ, हम इसको जलाएंगे तो बनेगी राख। और राख देखो कितनी महीन होती है। राख में तो कण अलग अलग हो जाएंगे ना। अभी कण सभी एक में चिपके हुए एक दूसरे के साथ में, अब जो राख बचेगी, राख के तो कण अलग अलग हो जाते हैं। अब उसमें क्या काउंटिंग की जा सकती है? क्या अनकाउंटेबल होंगे। तो उसी छोटे छोटे कणों का नाम इन्होंने रखा अति छोटे छोटे कण या अति सूक्ष्म कण। अब उन्हीं अति सूक्ष्म कण से मिलकर निर्माण हुआ हमारा इस पूरे पृथ्वी, इस पूरे ब्रह्मांड का। तो बात हो गई कि परमाणु को सर्वप्रथम महर्षि कड़ाद ने परिभाषित किया। इन्हीं के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड ही अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम क्या कर देते हैं? परमाणु। और आगे चलकर ल्यूक्रिटस और डेमोक्रिटस ने इस परमाणु को क्या कर दिया? परमाणु कर दिया। आइए पूरी परिभाषा समझ में आ गई होगी, किसी को समस्या नहीं है ना? चलिए अब हम लोग जानेंगे डाल्टन ने क्या कहा था। जॉन डाल्टन ने परमाणु को कैसे परिभाषित किया था। तो हेडिंग लिखा जाएगा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब ये ऐसे ही बेचारे बदनसीब वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जो कुछ भी खोजा आगे चलकर सारा कुछ क्या होता चला गया? गलत होता चला गया। इनके पीछे पड़े रहते थे लोग, ये कुछ और खोजें तो इनके नियम को हम लोग क्या करें? गलत साबित करें। लेकिन एक महान वैज्ञानिक थे, इन्होंने उस समय सारे के सारे नियम दिए जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं हुआ करता था। भले बाद में लोगों ने इनके नियम को गलत साबित किया, लेकिन अगर ये दिए नहीं होते तो लोग आज के डेट में खोज भी नहीं पाए थे। चलो समझते हैं जी। डाल्टन ने परमाणु का जो सिद्धांत है सन 1808 ईस्वी में दिया था। सन 1808 ईस्वी में, कई किताबों में सन 1803 ईस्वी दिखा देता है, लिखा हुआ मिल जाता है। ठीक है, तो इस बात को पूरा कंफर्म रखना। डाल्टन का यह सन 1803 ईस्वी में नियम जो दिया गया था वो गुणित अनुपात का नियम दिया गया था। सन 1803 ईस्वी में डाल्टन ने
गुणित अनुपात का नियम प्रस्तुत किया था, न कि डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। ठीक है, गुणित अनुपात का नियम प्रदर्शित किया था। सन 1808 ईस्वी में इन्होंने अपना परमाणु सिद्धांत क्या किया, प्रदर्शित किया। तो क्या कहा, जो महर्षि कणाद ने इस पूरे ब्रह्मांड शब्द लिया, इन्होंने आकर ब्रह्मांड को क्या कह दिया, सारे ब्रह्मांड को द्रव्य। इस लेसन की शुरुआत में ही हम लोगों ने द्रव्य पढ़ा था, किताब की शुरुआत में हम लोगों ने, हम द्रव्य है, तुम द्रव्य हो, बोर्ड द्रव्य, सारी चीजों को क्या नाम दे दिया गया था, द्रव्य का नाम दिया गया था। याद करो, प्राकृतिक में पाए जाने वाला वह पदार्थ जिसे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वे सारी चीजें क्या है, द्रव्य। यानी सारा का सारा ब्रह्मांड किससे मिलकर बना, लल्ला, द्रव्य से मिलकर बना। लेकिन एक चीज द्रव्य नहीं थी, वो कौन था, प्रकाश। इन्होंने बस इसी को लेकर परिभाषित कर दिया, कह दिया कि जो द्रव्य होते हैं, जो द्रव्य वो अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। तो बलम महर्षि कणा से क्या लग देती है भैया, उन्होंने भी तो ये बात कहा था, अति सूक्ष्म कण से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने क्या कह दिया, अति छोटे छोटे कण से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। मामला क्लियर हुआ ना। तो अति छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं, बस उन्होंने परम अणु कह दिया था, परमाणु, और इन्होंने कहा जाए इसे परमाणु कहते हैं। फिर से रिपीट करते सुनो ध्यान से, क्या कहा जाएगा। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार क्या है जी लड़के, हाँ जी सुनो, परिभाषा रिपीट करके उसको दिखाएंगे। कहा गया, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार संपूर्ण द्रव्य, द्रव्य का मतलब समझ में आ गया ना, सीधा सीधा, जिसे हम क्या कर सकते हैं, छू सके, देख सके, महसूस कर सके, वो सारी चीजें क्या है, द्रव्य है। ठीक है, संपूर्ण द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने परमाणु को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया, कई सारे पॉइंटों में परिभाषित किया है, हम पॉइंट टू पॉइंट लिख कर इनको परिभाषित करेंगे भी। ठीक है ना, चलो लिखा जाए, पहले इतनी बात तो लिखे। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में, डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। डाल्टन ने सन 1808 ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। ईस्वी में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। इनके अनुसार सभी द्रव्य, इनके अनुसार सभी द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। इनके अनुसार सभी द्रव्य अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं लल्ला, परमाणु कहते। खाली पैराग्राफ चेंज करके, जॉन डाल्टन ने परमाणु को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। जॉन डाल्टन ने परमाणुओं को निम्न प्रकार से परिभाषित किया है। जॉन डाल्टन ने परमाणुओं को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। चलो जी, पहला नंबर इन्होंने क्या कहा, पहला नंबर लिख भी सकते नहीं भी, सुनो पहले एक एक बात को। इन्होंने कहा
कि प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसे हम क्या कह देते हैं, परमाणु कहते हैं, द्रव्यमान नहीं, ठीक है ना। प्रत्येक पदार्थ, ये प्लास्टिक पदार्थ है, लोहा पदार्थ है, हमारा ब्लड भी एक पदार्थ है, ठीक है ना। ये छोटे छोटे कण से मिलकर क्या है, बना है, जिसकी बात को हमने लिखा दिया इनकी ऊपर वाली परिभाषा में कि द्रव्य, पदार्थ का नाम क्या रख दिया हमने, द्रव्य। द्रव्य में पदार्थ भी आ जाएगा, इंसान भी आ जाएगा, जीवित अजीवित चल, अच्छा सारी चीजें आ जाएंगी द्रव्य में, हवा भी आ जाएगा। तो सभी का निर्माण क्या हुआ, छोटे छोटे कण से मिलकर हुआ, जिसको हम लोगों ने परिभाषित कर लिया। तो जो पहली बात इन्होंने कही परिभाषित करने के बाद कि जो परमाणु है ना, परमाणु अविभाज्य होता है। क्या कहा इन्होंने कि जो परमाणु होता है वह क्या होता है, अविभाज्य होता है। इसका मतलब क्या हुआ लल्ला, अब समझना, यह मार्कर जो है अनेक छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। एकदम से सबसे छोटा जो कण होगा, जिसको हम नग्न आंखों से देख भी नहीं सकते, उस छोटे कण को उन्होंने क्या कहा था, परमाणु कहा था। अब कहा कि ये परमाणु विभाजित नहीं किया जा सकता, बांट नहीं सकते। दो बांटने का मतलब ये मार्कर में दो भागों में हमने विभाजित कर दिया, लेकिन जो परमाणु है, जो छोटा सा कण है, जिसको नाम क्या दिया गया, परमाणु, उस छोटे कण को हम विभाजित नहीं कर सकते। इन्होंने ऐसा माना कि जो इतना छोटा है, जिसको हम देख नहीं सकते, नग्न आंखों से सूक्ष्मदर्शी से देखना पड़ता है, तो भला उसको बांट कैसे सकते हैं। और बात सही है, सन 1808 ईस्वी, उस समय ना तो फोन वगैरह, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट नाम का कोई चीजें नहीं था, न इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, नहीं भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भी खोज नहीं हुआ था, न इलेक्ट्रॉन था, न प्रोटॉन था, न न्यूट्रॉन था, किसी चीज की खोज नहीं हुई थी। तो इन्होंने जो बताया बिल्कुल सही अपने अनुसार बताया, लेकिन बाद में इनकी कमियां भी पड़ेंगे। डाल्टन के सिद्धांत परमाणु सिद्धांत की कमियां पड़ेंगी, उसमें क्या बताया जाएगा, साथ में समझते चलेंगे, दोनों तो सही रहेगा, लिखने के लिए तो लिखा ही जाएगा। डाल्टन की कमियां में यह बताया गया सबसे पहला नंबर कि परमाणु विभाज्य होते हैं। इन्होंने बताया परमाणु अविभाज्य होते हैं, लेकिन आधुनिक खोज से यह पता चला कि जो परमाणु है वह क्या है, विभाज्य है, यानी बांटा जा सकता है। और भी एक दो नहीं, बल्कि कितने कणों में, 3 कणों में। एक छोटा कण जो है, इसको 3 भागों में हम बांट सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में। इनका पहला नियम ही गलत हो गया, पहला नियम ही गलत हो गया। चलो लिखा जाए पहले पॉइंट को। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य होते हैं। एकदम एक एक पॉइंट याद होती चलनी चाहिए जी। अब देखो आगे इन्होंने क्या कहा, अब आगे इन्होंने ये कहा कि एक ही प्रकार के तत्व से मिलकर बने हुए, समझो जरा ध्यान से। अगर हम मान लेते हैं कि यह एक छड़ है जो किससे मिलकर बनी है, कार्बन के कणों से मिलकर बनी है। प्रत्येक कण इसमें जो छोटा 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 कण से मिलकर जिसका निर्माण हुआ है, यह हर एक कण कार्बन का होगा। किसका होगा अल्लाह, कार्बन। ये मान लेते वो छोटे छोटे कण है जिससे इस बड़े से एक छड़ का निर्माण हुआ। देखो अब समझते हैं ध्यान से। यह बड़े से एक कार्बन का रॉड है, इसका निर्माण किससे किससे हुआ, एक एक छोटे छोटे महीन महीन परमाणुओं से न हुआ है। कार्बन के एक एक महीन महीन छोटे छोटे कणों से हुआ है। उन्हीं कणों का नाम तो परमाणु है, बार बार कह रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि किसी एक ही तत्व से मिलकर बने हुए पदार्थ का, किसी एक ही तत्व से मिलकर बने हुए पदार्थ के प्रत्येक कणों का द्रव्यमान एक समान होता है। मतलब कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है, 12। कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12। उन्होंने कहा कि जितना भी कण होगा परमाणुओं का, उन सबका परमाणु भार कितना होगा, 12 12 12 ही होगा। यानी सबका भार क्या होगा,
एक समान होगा। क्या बात सही है क्या कि एक ही पिता के जितने भी पुत्र होंगे, एक ही पिता के जितने भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे पुत्र होंगे, इन सभी पुत्रों का भार एक समान होगा? बताओ संभव है क्या? ऐसे समझ लो, ये पूरा बड़ा वाला ऐसा पिता हो गया, इसके छोटे छोटे कण क्या हो गए? इसके पुत्र हो गए। तो इन्होंने कहा कि जो छोटे छोटे कण है ना पुत्र, इनके जो परमाणु है, जो छोटे छोटे कण जो परमाणु है, उन सबका भार क्या होगा? एक समान होगा। उस समय इन्होंने बताया था प्राचीन 1808 में, लेकिन बाद में कहा गया कि ना मुन्ना ना, ऐसा संभव नहीं है। एक ही तत्व से मिलकर बने हुए, एक ही तत्व से मिलकर हुए पदार्थों के जो कण है ना परमाणु, उनके भार अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे C12 हो सकता है तो C का परमाणु भार 13 भी हो सकता है। कुछ का कितना हो सकता है? 14। तो 12, 13 और 14 भी हो सकता है। यानी बढ़ने हुए ऐसे समझ लो, एक ही पिता के जितने भी पुत्र होंगे, सबका उनका भार वजन क्या हो सकता है? अलग अलग हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि एक जैसा निकल जाए। एक जैसा निकल गया तो अपवाद में आ जाते हैं जी। हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए जो जुड़वा ट्विंस हो, शकल से भी और भार से भी। अगर ट्विंस भी होते तो अभी भी भार बराबर नहीं होता, जुड़वा होते हैं तभी भी। लेकिन मान लेते सपोज अपवाद ही निकल गया एकदम से, वेट, शकल, रूप, चेहरा सब एक जैसा निकल गया, तब तो अलग मैटर है जी, वो अपवाद में चले जाएंगे। लेकिन तभी भी भार बराबर नहीं होता, ऐसा माना जाता है। मामला समझ में आ गया? लिखा जाए, देखो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ के, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए पदार्थ के सभी कणों का द्रव्यमान, सभी कणों या परमाणुओं, ऐसे लिखना, सभी कणों या परमाणुओं का द्रव्यमान एक ही प्रकार के, ये हो ना, क्या लिखे हो? एक ही परमाणु से मिलकर, ठीक है ना, एक ही परमाणु से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, हाँ ठीक है, वो गलत लिखा, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने पदार्थों के सभी कणों का द्रव्यमान, एक समान होता है। ये तो डाल्टन ने कहा था ना, तो बाद में ना अलग लगाया, एक समान होता है। इनका भी कहना सही था जी। अगर एक कार्बन का छड़ है, यदि प्रत्येक टुकड़ा कार्बन का ही निकलेगा, एक एक परमाणु, तो सबका वजन क्या होना चाहिए लल्ला? श्वेता, एक ही जैसा होना चाहिए। सबका परमाणु की साइज तो एक जैसी है। परमाणु सबसे छोटा कण हो गया। अरे सबसे छोटा कण है तो उसी से मिलकर जो भी बना होगा, देखो एक ही प्रकार का परमाणु बोलना जरूरी है। ये नहीं कि इसमें कार्बन भी हो, इसमें ऑक्सीजन भी हो, इसमें कई सारी चीज मिलकर, नहीं, एक ही प्रकार का परमाणु होना चाहिए कण। जैसे ये लोहे का छड़ है तो इसमें केवल किसका कण हमको मिलेगा? लोहे का, Fe मिलेगा। ये नहीं कि बीच में कैसे सोना मिल जाएगा, चांदी मिल जाएगा या फिर टिन मिल जाएगा, नहीं, टोटल यहां से लेकर यहां तक क्या मिलना चाहिए हमको? Fe ही मिलना चाहिए लोहे का। और सभी कण का द्रव्यमान इन्होंने कहा कि Fe यदि मिल रहा है, अगर लोहे की छड़ है या फिर लोहे की छड़ है, तो सभी एक एक कण का जो द्रव्यमान होगा एक समान होगा। मतलब सभी का 56 होगा तो सभी का 56 होगा। लेकिन बाद में खोज से ये पता चला कि नहीं, जॉन डाल्टन आम के द्वारा यह दिया गया नियम क्या था? गलत है। कब यह गलत हुआ? जब समस्थानिक की खोज हुई। किसकी खोज हो गई? समस्थानिक। जैसे ये समस्थानिक है 1H1, 1H2, 1H3, मतलब परमाणु क्रमांक तो एक समान है, सभी हाइड्रोजन से ही मिलकर बने हैं, लेकिन भार सबका द्रव्यमान संख्या क्या हो गया? सभी का द्रव्यमान अलग अलग हो गया। जैसे कार्बन का 6 है, 12 है, कार्बन का 6 है, 13 है, कार्बन का 6 है, और कितना है लल्ला? 14 है। सभी तो एक ही परमाणु है ना, सभी कार्बन परमाणु है, लेकिन सभी परमाणु एक ही प्रकार के परमाणुओं का जो द्रव्यमान है एक समान कभी
नहीं हो सकता। और इन्होंने क्या कहा कि एक ही प्रकार के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होता है, एक समान होता है। अब आगे चलते हैं, सुनो। जैसे यहां पर हमने पुत्रों की बात बता दी कि एक ही पिता के जितने भी पुत्र होंगे सभी का भार एक समान नहीं होगा। भार तो एक समान नहीं हो सकता, लेकिन अब तीसरा नंबर क्या आएगा भैया, क्या लगता है कि सभी का गुण भी एक जैसा होगा? ये बताना, एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सभी पुत्रों का कैरेक्टर एक जैसा होगा? सभी शरीफा होंगे या सभी बदमाशा होंगे? ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ इसमें से शरीफ होंगे, कुछ एक दो बदमाश होगा, एक होगा कि न्यूट्रल हो सकता है। तीनों का गुण तो अलग अलग हो सकता है ना। तो कहने का आशय क्या हमारा है यहाँ पर कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। किसने कहा? डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि अगर कार्बन से मिलकर जितना बनी पदार्थ ना, वो सभी पदार्थ का गुण कैसा रहेगा, एक जैसा रहेगा। ऐसे कैसे हो सकता भैया कि एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर जितना पदार्थ का निर्माण होगा सभी पदार्थों का गुण क्या निकल जाए, एक समान निकल जाए? ऐसा तो संभव नहीं है। ये बाद में जब कैरेक्टर खो जाएगा तब बताएगा कि नहीं कैरेक्टर अलग अलग हो जाएगा। ये स्थिर है, यह अस्थिर है, ये रेडियो एक्टिव हो सकता है, ठीक है ना। चलो लिखा है तीसरा नंबर 1 देखो, एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण, सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए सभी पदार्थों का गुण एक समान होता है। हो गया भैया? अब बताओ भैया, चावल से ही मिलकर भात बनता है, चावल से ही मिलकर खिचड़ी बनता है, और चावल से ही मिलकर पुलाव बनता है। क्या तीनों का स्वाद एक जैसा है? गुण एक जैसा नहीं ना, गुण अलग अलग हो जाए, स्वाद भी अलग अलग हो जाता है। चावल से मिलकर चावल बिरयानी भी बनती है, लेकिन सबका स्वाद एक जैसा नहीं हो सकता है। मामला समझ आया? अब इसको सही इस पर समझाते हैं। इनका कहना भी बिल्कुल सही था कि एक एक कण एक समान है। हम एक मान लेते हैं कि ये हुआ हमारा कार्बन का या फिर हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन गैस इस सिलेंडर में भरी गई है, और दूसरे में भी, दूसरे पदार्थ में भी हाइड्रोजन गैस भर दें, तो इन्होंने कहा कि इनका गुण एक जैसा हो सकता है। नहीं, बाद में खोज से ये पता चला कि एक ही प्रकार से मिलकर बने हुए जो पदार्थ होंगे, जैसे कार्बन, कार्बन से मिलकर 4 पदार्थ बनते हैं। एक बनता है तुम्हारा, जिसको तुम लोग जानते हो भैया किस नाम से, हीरा। क्या बनता है? हीरा। टोटल कार्बन से मिलकर बना होता है, कार्बन के अलावा कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन क्या करिया होता है हीरा? पूरा चमकता है, महंगा बिकता है, एक रत्न है। कार्बन से ही मिलकर ग्रेफाइट का निर्माण होता है। क्या ये हीरा जैसा मजबूत होता है? ग्रेफाइट जो हमारे पेंसिल में हम लिखते जाते हैं टूटती चली जाती है, क्या हीरा जैसा मजबूत होता है? क्या हीरा जितना महंगा होता है? क्या हीरा जैसा चमकीला होता है? क्या ये करिया होता है, अरबी सच जैसा। समझ आया? आगे चलते हैं भैया। इसी कार्बन से ही मिलकर फ्लोरीन का निर्माण हुआ है। फ्लोरीन अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे फ्लोरीन क्या होता है। एक केमिकल फ्लोरीन, फ्लोरीन 60 वो कार्बन से मिलकर बना होता है, C60 जिसको भी कहते हैं, जिसको खोजने वाले बकमिस्टर फ्लोरीन थे। जिसके खोजकर्ता कौन है? बकमिस्टर फ्लोरीन है। उन्होंने बताया था फ्लोरीन है, जिसको F के नाम से, फ्लोरीन के नाम से हम लोग आज जानते हैं। आज F या फ्लोरीन के नाम से जानते हैं। उसी फ्लोरीन को फ्लोरीन कहा जाता था, C60 हुआ करता था पहले। ये लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, एकदम से ठोस, जिसको तोड़ नहीं सकते, काट नहीं सकते, काफी हार्ड, काफी महंगा, एकदम से कमजोर, काले रंग का, सस्ता। फ्लोरीन ये पूरा एकदम लिक्विड हो गया, नीले रंग का। इसी कार्बन से ही मिलकर बना होता है कोयला। क्या इनमें से किसी जैसा गुण होता है क्या कोयले का? कोयला को जला देते हैं, राख बन जाता है। इसकी संरचना भी तय नहीं होती है, इन सबकी संरचना भी तय होती। तो एक ही पदार्थ है कार्बन, केवल कार्बन से मिलकर बना है सभी गुण। एक ही परमाणु है कार्बन, और एक ही कार्बन परमाणु से मिलकर अलग अलग पदार्थ बने हैं, और इन पदार्थों का गुण कभी एक समान नहीं हो सकता। लेकिन डाल्टन ने क्या कहा था? डाल्टन ने कहा था कि एक ही प्रकार के परमाणु से जितने भी पदार्थ बनेंगे
उनका गुण क्या होगा? एक समान होगा। मतलब एक ही पिता के जितने पुत्र होंगे सभी पुत्रों का गुण एक जैसा होगा। ऐसे कैसे संभव है क्या जी? पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ा जाए। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोगों की